स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी, रीबर्थ ऑफ अ लेजेंड, द गर्ल हु बिकेम अ सर्जन, जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 14। दो तरह का इंतजार। ट्रॉमा सर्जरी के प्रशिक्षण की शुरुआत उसी तरह हुई जैसी अनन्या जानती थी कि होगी, एक ऐसे शेड्यूल के साथ जिसने उसकी पहले से ही मांग करने वाली रेजिडेंसी के वर्षों को पीछे मुड़कर देखने पर लगभग संयमित बना दिया था। वो न होने से ज्यादा रातों में ऑन कॉल रहती थी। उसकी नींद अनिश्चित 2 और 3 घंटे की खिड़कियों में टूट जाती थी। साधारण समय की उसकी समझ धीरे धीरे उस विशेष लय द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती थी जिसके साथ हर जगह ट्रॉमा सर्जन जीना सीखते हैं। दिन और रात नहीं, बल्कि मामले, एक के बाद दूसरा, खून से लथपथ टूटा हुआ शरीर, घंटों में कम, बल्कि इस बात से मापा जाता था कि आखिरी बार जब उसने ठीक से बैठकर खाना खाया था, तब से उसके हाथों से कितनी जिंदगियां गुजर चुकी थीं। उन्हें इस काम से इतनी तीव्रता से प्यार था जिसने खुद उसे भी हैरान कर दिया। थकान के बावजूद नहीं, बल्कि किसी तरह इसकी वजह से, काम से मिलने वाली उस विशेष स्पष्टता की वजह से जो अपने सबसे आवश्यक, माफ न करने वाले उद्देश्य तक सीमित रह गई थी। ट्रॉमा बे में इस बात को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं थी कि काम मायने रखता है या नहीं। ये हर एक बार, तुरंत, अकाट्य रूप से मायने रखता था, उस तरह से जिसे धीमी, अधिक विचारशील विशेषताएं कभी पूरी तरह से मेल नहीं खाती थीं। हालांकि जिस रिश्ते को वो इसके साथ साथ बनाना अभी भी सावधानी से सीख रही थी, उसके लिए ये काफी कठिन था। डॉक्टर राव ने ट्रॉमा फेलोशिप के 6 महीने बाद डॉक्टरों के लाउंज की ड्योरी पर खड़े होकर, जहां अनन्या ने अभी अभी मस्कट के नीचे कुचले गए एक निर्माण श्रमिक पर 9 घंटे का आपातकालीन लेप्रोटमी पूरा किया था, कहा, मैंने 8 बजे के लिए टेबल बुक कराई थी। ये 11 बज चुके थे। मैंने वार्ड को फोन करने से पहले 40 मिनट इंतजार किया और पता चला कि आप 4 बजे से थिएटर में थी। अनन्या ने कहा, मुझे खेद है, और इसका मतलब यही था। हालांकि माफी इतनी पूर्ण थकान के कोहरे से आई थी कि वह महसूस कर सकती थी कि उसके अपने शब्द उसके शरीर के बाहर कहीं थोड़ा सा उतर रहे थे। कोई ऐसा पल नहीं था जब मैं दूर जा सकती थी, अरुण। उसकी आंत 3 जगहों पर छिद्रित हो गई थी। अगर मैंने बंद करने का काम भी किसी ऐसे व्यक्ति पर छोड़ दिया होता जो मामले से कम परिचित है। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं, और उनकी आवाज में निराशा वास्तविक थी, लेकिन वह देख सकती थी, सावधानी से संयमित थी, विशेष रूप से उस पर कम लक्षित थी और उस जीवन के असंभव गणित पर अधिक लक्षित थी जिसे वे दोनों बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह कैसे काम करता है, अनन्या, मैंने उसी तरह से प्रशिक्षण लिया है। यही ठीक है कि यह कठिन क्यों है। मैं पूरी तरह समझता हूं कि आप क्यों नहीं जा सकती थी, और मैं अभी भी एक खाली रेस्तरां में 40 मिनट तक इस बात का अनुमान न लगाने के लिए एक मूर्ख की तरह महसूस करते हुए खड़ा रहा। मैं इसकी भरपाई कर दूंगी, उन्होंने कहा, न तो बेरहमी से, बल्कि एक ऐसी थकान के साथ जिसने उसे बताया कि यह, वास्तव में, इस विशेष बातचीत की पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि यह पहली बार था जब उनमें से किसी ने भी इसे काफी अधिक ईमानदारी के साथ जोर से कहा था। आप हमेशा ऐसा कहती है, और आप हर बार इसका मतलब रखती है, और फिर अगला मामला आ जाता है, एंड ये फिर से होता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर वही है जो ये जीवन है, हम दोनों के लिए। मैं इस बात से परेशान नहीं हूं कि आप एक ट्रॉमा सर्जन हैं। भगवान जानता है कि मैंने खुद भी एक समान रूप से मांग करने वाली विशेषता को चुना है। मुझे लगता है कि मैं इस बात से परेशान हूं कि हम में से किसी ने भी वास्तव में यह नहीं समझा है कि जो 2 लोग इस तरह से जीते हैं, वे पीछे छूट गए छोटे अंतरालों में कुछ स्थिर कैसे बनाने वाले हैं। बातचीत के वजन के साथ दिन की संचित थकान अंततः पकड़ में आते ही अनन्या लाउंज के घिसे पिटे सोफे पर भारी मन से बैठ गई। अरुण, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने उसके बगल में बैठते हुए कहा, कुछ निराशा को अधिक संवेदनशील चीज में नर्म करते हुए। मैं आपसे कुछ भी बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे आपसे प्यार विशेष रूप से इसलिए हुआ क्योंकि आप उस ऑपरेटिंग थिएटर में कौन है, इसके बावजूद नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या हम इसके बारे में ईमानदारी से बात करने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं, बजाय इसके कि हम दोनों चुपचाप निराशा को अपने अंदर समाहित करें और इसे समझदारी कहें, जब तक कि आखिरकार समझदारी खत्म न हो जाए और हम में से किसी ने भी ऐसा कुछ न कहा हो जो इससे पहले कि ऐसा हो, इसे ठीक करने के लिए काफी सच हो। उस रात उन्होंने लगभग 1 घंटे तक बात की, थकान से परे, एक साथ, अपने शुरुआती महीनों के आसान आराम से परे, 2 महत्वाकांक्षी लोगों के कठिन, अधिक आवश्यक क्षेत्र में ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या उनके 2 मांग वाले जीवन वास्तव में एक दूसरे के साथ बुने जा सकते हैं, बजाय इसके कि वे केवल समानांतर रूप से चलें, यह उम्मीद करते हुए कि अंतराल किसी तरह संरेखित हो जाएंगे। एक बिंदु पर अनन्या ने उस ईमानदारी का परीक्षण करते हुए कहा, जिसे डॉक्टर
राव ने उस विशेष डर के खिलाफ मांगा था जिसे उसने इस बातचीत के शुरू होने से बहुत पहले से चुपचाप अपने अंदर पाल रखा था। मैं कम से कम अगले 5 वर्षों तक बच्चे नहीं चाहती, शायद इससे ज्यादा। मैं जानती हूं कि इस दशक में, इस देश में, मेरी उम्र के किसी व्यक्ति से अधिकांश लोग ये सुनने की उम्मीद नहीं करते हैं। मैं चाहती हूं कि आप इसे स्पष्ट रूप से जानें, अभी, बजाय इसके कि आप यह मान लें कि यह बात की बातचीत है। डॉक्टर राव ने स्वीकार किया, मैं 5 वर्षों की उम्मीद नहीं कर रहा था। अगर मैं ईमानदार हूं तो मैं काफी लंबे समय की उम्मीद कर रहा था, ये देखते हुए कि आपकी ट्रेनिंग आने वाले कई सालों को पूरी तरह से उपभोग करने जा रही है, भले ही हम दोनों में से कोई कुछ भी चाहे। मैं उस समय सीमा से डरा हुआ नहीं हूं, अनन्या, मैं इस रिश्ते के उस संस्करण से डरा हुआ हूं जहां हम दोनों उन विकल्पों के लिए चुपचाप एक दूसरे से नाराज रहते हैं जिनके बारे में हमने कभी जोर से नहीं कहा। अनन्या ने कहा, तो आइए उन्हें जोर से कहते रहना जारी रखें। तब भी जब यह असुविधाजनक हो, तब भी जब मैं थकी हुई हूं और 40 मिनट की देरी से हूं और बमुश्किल एक वाक्य को एक साथ पिरो पाऊं। मैं हम में से किसी को भी अनुमान लगाने देने के बजाय इस सटीक बातचीत को 100 और बार करना पसंद करोगी। उनकी अभिव्यक्ति में कुछ आसानी हुई, एक ऐसे आदमी की विशेष राहत जिसने, उसे संदेह था, इस बातचीत के वास्तव में समाप्त होने की तुलना में काफी खराब अंत होने की आधी उम्मीद की थी। उन्होंने कहा, मैं इसके साथ काम कर सकता हूं। मुझे लगता है कि मैं आधी रात को आपके साथ एक ईमानदार, कठिन बातचीत करना पसंद करूंगा, बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आसान, आरामदायक बातचीत करने के जो यह नहीं समझता कि हम दोनों के करियर की वास्तव क्या मांग है। अपनी खुद की बात पर सीने में थोड़ा सा कसते हुए अनन्या ने आधे मजाक में पूछा, क्या ये प्रस्ताव है? एक छोटी, वास्तविक मुस्कान के साथ जिसने उत्तर के डंक को पूरी तरह से दूर कर दिया, उन्होंने कहा, अभी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक वादा हो सकता है कि मैं 5 साल में अभी भी यहाँ ईमानदार, कठिन सवाल पूछने के लिए रहूंगा, जब भी आप वास्तव में बड़े के लिए तैयार हों। अनन्या, मैंने आपको 1.5 साल से काम करते देखा है। मुझे नहीं लगता कि मैं एक ऐसे जीवन के संस्करण में रुचि रखता हूं जिसमें आपको वह बनते हुए देखना शामिल नहीं है जो आप खुद को बना रही है। उसने आने वाले महीनों में उस बातचीत के बारे में अक्सर सोचा, ऑन कॉल शिफ्ट के दुर्लभ शांत हिस्सों के दौरान इसे उलट पुलट करते हुए, लगभग अनजाने में, उस शादी के खिलाफ इसकी तुलना करते हुए जिसे उसने अपने पुराने जीवन में बनाया और अंततः खो दिया था। एक ऐसी शादी जो, अपने अंतिम वर्षों में, उस वजन के तहत ढह गई थी जिसे डॉक्टर राव ने उस रात नाम दिया था। 2 महत्वाकांक्षी लोग जिन्होंने कठिन चीजों को जोर से कहना बंद कर दिया था जब तक कि उनके बीच का सन्नाटा रिश्ते का पूरा आकार नहीं बन गया था। उसने खुद से वादा किया था, उस पुराने अंत के दुख में कहीं, कि अगर उसे फिर से कोशिश करने का असंभव उपहार दिया गया, तो वह वही गलती 2 बार नहीं दोहराएगी, थकान को चुप्पी का बहाना नहीं बनने देगी, काम की मांगों को खुद को यह विश्वास नहीं करने देगी कि ऑपरेटिंग थिएटर के बाहर उसका इंतजार करने वाला व्यक्ति अंदर टेबल पर मौजूद व्यक्ति से कम मायने रखता है। उसने पाया, उस वादे को निभाना सीखने के 6 महीने बाद, कि डॉक्टर राव ने इसे उसकी शुरुआती डर की तुलना में काफी आसान बना दिया था, इसलिए नहीं कि शेड्यूल कभी कम क्रूर हुआ था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने डॉक्टरों के लाउंज में उस आधी रात को जो कहा था, उसका मतलब था, और इसका मतलब ये था, 1 दर्जन से अधिक छूटे हुए डिनर और रद्द किए गए कार्यक्रमों और जल्दबाजी में पुनर्निर्धारित शामों के माध्यम से जो किसी तरह 2 ट्रॉमा आसन करियर के विशेष माफ न करने वाले गणित के खिलाफ, परवाह किए बिना एक दूसरे के पास अपना रास्ता खोजते रहे। वो मामला जो अंततः एक आशाजनक ट्रॉमा रेजिडेंट से अधिक के रूप में अनन्या की प्रतिष्ठा की सच्ची शुरुआत को चिन्हित करेगा, उसकी फेलोशिप के 9वें महीने में, एक सामान्य गुरुवार दोपहर को आया। एक बस जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक रुके हुए ट्रक से टकरा गई थी, उसी 20 मिनट की खिड़की के भीतर अस्पताल के कैजुअल्टी विभाग में 11 यात्रियों को भेज दिया, उनमें से 3 गंभीर थे। जब अलर्ट आया, तो डॉक्टर खेलकर किसी अन्य मामले के साथ थिएटर में थे। ड्यूटी पर मौजूद वरिष्ठ ट्रॉमा कंसल्टेंट, डॉक्टर अयंगर नाम का एक सामान्य रूप से विश्वसनीय सर्जन, अचानक गंभीर माइग्रेन के खिलाफ हारने वाली लड़ाई लड़ रहा था जिसने उसे कठोर कैजुअल्टी की रोशनी में सीधे खड़े होने में मुश्किल से सक्षम छोड़ दिया था। अकेले बहु मरीज ट्रॉमा प्रतिक्रिया का नेतृत्व करने की बात तो दूर है। नर्सिंग स्टेशन के किनारे को पकड़ते हुए, उनका चेहरा पीला और पसीना बहाते हुए उन्होंने कहा, कुलकर्णी, मैं नहीं कर सकता, मुझे इसे चलाने के लिए किसी की जरूरत है। अगर मुझे करना पड़े तो मैं किनारे से सलाह दे सकता हूं, लेकिन मैं इस वक्त कॉल करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। आप सबसे वरिष्ठ व्यक्ति उपलब्ध हैं जो वास्तव में ऐसा करने के लिए फिट है।
अनन्या ने पल के वजन को अपने कंधों पर एक ऐसी स्पष्टता के साथ बसते हुए महसूस किया जिसमें उसके अपने शांत आश्चर्य के लिए उस डर का कोई निशान नहीं था जिसकी वो उचित रूप से उम्मीद कर सकती थी, केवल उसी काम की परिचित केंद्रित शांति जिसके लिए उसने पूरे पिछले जीवन और इस जीवन के आधे हिस्से को तैयार होने के लिए प्रशिक्षित किया था। उसने कहा, सर, यह मेरे पास है। खड़े खड़े रहने से पहले जाकर लेट जाओ। जैसे ही कोई मंदी होगी मैं आपको अपडेट कर जाऊंगी। वो इकट्ठा हुई कैजुअल्टी टीम की ओर मुड़ी। नर्स, जूनियर रेजिडेंट्स, 2 इंटर्न जो अभी अभी आए पैमाने पर थोड़ा जम गए थे, और उसने अपने अंदर कुछ ऐसा जमते हुए महसूस किया जिसे उसने मान्यता के एक छोटे निजी रोमांच के साथ उसी स्थिर अधिकार के रूप में पहचाना जिसे उसने एक बार पूरी तरह से अलग जीवन में 100 भारी आपदा प्रतिक्रियाओं में ले जाया था। अपनी आवाज को शांत अकाट्य कमांड के साथ बढ़ती अराजकता को चीरते हुए उसने कहा, 3 गंभीर, 8 स्थिर। मुझे मरीज 1 पर एक पूर्ण ट्रॉमा बेस सेटअप की आवश्यकता है। छाती की चोटें, एम्बुलेंस रिपोर्ट के आधार पर संभावित तनाव न्यूमोथोरैक्स। मरीज 2 उस समय इमेजिंग में जाती है जब वह स्थानांतरित होने के लिए पर्याप्त स्थिर हो जाती है। मरीज 3, मैं 10 मिनट में निरंतर निगरानी और दूसरा पूर्ण आकलन चाहती हूँ। उसके नंबर सीमावर्ती दिखते हैं लेकिन मुझे अभी तक उन पर भरोसा नहीं है। बाकी सभी को क्रमबद्ध किया जाता है। अब से शुरू होता है। चलिए चलते हैं। टीम आगे बढ़ी और अनन्या 6 साल की सावधानीपूर्वक रोगी भवन के बाद एक स्पष्टता के साथ नियंत्रित अराजकता के केंद्र में खड़ी थी, जो पूरी तरह से और अंततः घर आने की तरह महसूस करती थी। वो समझ गई कि उसने इस पूरे दूसरे जीवन के निर्माण में जो प्रतिष्ठा बिताई थी, एक समय में एक अकाट्य मामला अपनी अगली निर्णायक कदम आगे बढ़ाने वाली थी। अध्याय 15। कमान मरीज नंबर 1 बिल्कुल वही साबित हुआ जिसके संकेत एम्बुलेंस की रिपोर्ट ने दिए थे और अनन्या की उम्मीद से कहीं अधिक खराब स्थिति में था। रेशम पाटिल नामक 32 वर्षीय एक बस कंडक्टर, जिसकी छाती टक्कर के दौरान वाहन के धातु के फ्रेम से बुरी तरह कुचल गई थी। दाईं ओर सांस की आवाजें गायब थीं और पैरामेडिक्स द्वारा रास्ते में लगाए गए हाई फ्लो मास्क के बावजूद उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लगातार गिर रहा था। अनन्या ने कहा, तनाव न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, दाईं ओर, और बोलते ही उनके हाथ तेजी से आगे बढ़ने लगे। ये गति का वो विशेष संयम था जो 2 जन्मों में अनगिनत बार इस सटीक चिकित्सा प्रक्रिया को दोहराने से आया था। अभी सुई से हवा निकालिए, नीडल डिकम्प्रेशन, फिर जैसे ही हम इसे सुरक्षित रूप से लगाने के लिए उसे स्थिर कर लेते हैं, एक उचित चेस्ट ड्रेन, छाती की नली, लगाई जाए। सुई सफाई से अंदर गई। फंसी हुई हवा के बाहर निकलने की फुसफुसाहट तुरंत और स्पष्ट रूप से सुनाई दी, और अनन्या ने श्री पाटिल के ऑक्सीजन सैचुरेशन को धीरे धीरे और लगातार सुरक्षा की ओर वापस चढ़ते हुए देखा। यह एक ऐसा शांत संतोष था जिसका प्रभाव कभी कम नहीं होता था, चाहे उन्होंने इसे कितनी ही बार क्यों न देखा हो। बिना रुके अगले कदम की ओर बढ़ते हुए उन्होंने कहा, चेस्ट ड्रेन किट लाओ, और कोई मुझे मरीज नंबर 3 के नंबरों की अपडेट लाकर दो। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो दूसरा आकलन तैयार है। एक नर्स ने जवाब दिया, डॉक्टर, अभी आकलन कर रही हूँ। और अनन्या पर एक समन्वित टीम का नेतृत्व करने की वो विशेष केंद्रित स्पष्टता एक जाने पहचाने कोट की तरह छा गई। यह वही सटीक लय थी जिसे बनाए रखना उन्होंने अपने पूरे पिछले करियर और इस जीवन के आधे हिस्से में सीखा था, चाहे कितने भी प्रतिस्पर्धी आपातकाल एक साथ उनका ध्यान क्यों न मांग रहे हों। उन्होंने खुद चेस्ट ड्रेन लगाया, शांत और स्पष्ट निर्देशों के साथ एक जूनियर रेजिडेंट को सहायता के चरणों के माध्यम से मार्गदर्शन किया, जबकि उनके दिमाग ने विभाग के हर दूसरे मरीज की स्थिति पर नजर रखी थी। कमान संभालने के 11 मिनट के भीतर ही उन्होंने श्री पाटिल को स्थिर कर दिया और उनकी पसली के फ्रैक्चर की निश्चित मरम्मत के लिए उन्हें ऑपरेटिंग थिएटर की ओर रवाना कर दिया। एक ऐसा समय सीमा टाइमलाइन जो बाद में इसे देखने वाले जूनियर स्टाफ के बीच अस्पताल की किंवदंती के करीब बन गई थी। जब दूसरा आकलन वापस आया तो मरीज नंबर 3 की स्थिति बिल्कुल वैसी ही शांत और आसानी से नजरअंदाज की जाने वाली गिरावट साबित हुई जिसने अनन्या की उस शुरुआती अंतःप्रेरणा इंस्टिंक्ट को सही साबित किया जिसमें उन्होंने शुरुआती नंबरों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया था। वो लगभग 25 साल का एक युवा था जो अपने दम पर कैजुअल्टी विभाग में चलकर आया था और मुख्य रूप से पेट दर्द की शिकायत कर रहा था, जिसका शुरुआती ट्राइएज में आकलन गंभीर के बजाय मध्यम मॉडरेट किया गया था। एक ऐसा वर्गीकरण जिसने उसे अनन्या की प्राथमिकता सूची में तीसरे स्थान पर रखा था, इसलिए नहीं कि किसी ने कोई गलती की थी, बल्कि इसलिए कि आंतरिक रक्तस्राव इंटरनल ब्लीडिंग की अपने शुरुआती चरणों में एक खतरनाक आदत होती है कि वह उस पल तक एक भ्रामक रूप से स्थिर बाहरी आवरण के पीछे छिप जाती है जब तक कि स्थिति अचानक गंभीर न हो जाए। आकलन करने वाले रेजिडेंट ने रिपोर्ट दी, पिछले 10 मिनट में उसकी पल्स 90 से बढ़कर 120 हो गई है
और पहले परीक्षा के बाद से उसका पेट सख्त हो गया है। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, डॉक्टर। कुलकर्णी, मुझे भी नहीं। अनन्या तुरंत मरीज के बिस्तर के पास गई। उनके हाथों ने उस बात की पुष्टि कर दी जो नंबर पहले ही बता चुके थे। एक तनावपूर्ण, रक्षित पेट और रक्तचाप को संतुलित करने के लिए तेजी से दौड़ती पल्स जो सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट रूप से गिरने लगी थी। सीट बेल्ट तंत्र के कारण संभवतः तिल्ली फटने, स्प्लेनिक रप्चर का मामला है, जो शायद देर से सामने आया है। उसे अभी थिएटर में ले जाने की जरूरत है। मरीज नंबर 1 का चेस्ट ड्रेन शांत होने के बाद नहीं। उसे तुरंत तैयार करो और डॉक्टर खेलकर का थिएटर कॉल करो। मुझे जैसे ही वे फ्री मिले उन्हें या किसी अन्य वरिष्ठ सर्जन को तुरंत बुलाना है, डॉक्टर। खेलकर इस समय सर्जरी के बीच में है, डॉक्टर। वे कम से कम अगले 40 मिनट तक नहीं निकल सकते। अनन्या ने एक ऐसे फैसले के विशेष परिचित वजन को महसूस किया जिसका सामना उन्होंने एक पूरी तरह से अलग जीवन में, ऐसे ऑपरेटिंग थिएटरों में 100 बार किया था जहां इस अस्पताल की तुलना में काफी अधिक बैकअप उपलब्ध था। वो पल जहां अधिक वरिष्ठ अधिकारी का इंतजार करना ही खुद में अधिक खतरनाक विकल्प बन जाता था। उन्होंने कहा, तो फिर मैं ऑपरेशन करोगी। थिएटर 2 को तैयार करो और मेरे लिए सबसे अनुभवी सहायक सर्जन को लाओ जो पहले से किसी अन्य प्रक्रिया में न हो। मैं इस व्यक्ति की तिल्ली को तब तक खून बहने नहीं दूंगी जब तक हम किसी वरिष्ठ के उपलब्ध होने का इंतजार करते रहें। वो स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि यह प्रत्यक्ष वरिष्ठ पर्यवेक्षण के बिना उनके औपचारिक प्रशिक्षण की अनुमति से परे अधिकार का एक वास्तविक विस्तार था। ठीक उसी प्रकार की स्वतंत्र कार्रवाई जिसके बारे में डॉक्टर सालुके ने महीनों पहले समिति को चेतावनी दी थी। ठीक उसी प्रकार का निर्णय जो गलत होने पर एक कठिन बातचीत की तुलना में उन्हें काफी भारी पड़ सकता था। लेकिन इस तरह की गणना के 2 जीवनकाल से उन्होंने सीखा था कि उस प्रकार के जोखिम की सही प्रतिक्रिया कभी भी सरल हिचकिचाहट नहीं होती है। यह अपनी ट्रेनिंग और सहज ज्ञान की पूरी ताकत के साथ यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय वास्तव में सही है और फिर देरी की घातक कीमत चुकाए बिना उस पर तुरंत कार्रवाई करना है। स्प्लेनेक्टोमी, तिल्ली निकालना, एक नियंत्रित तात्कालिकता के साथ आगे बढ़ी जिसे अनन्या ने उसी पल में अपने इस पूरे दूसरे जीवन में किए गए सबसे साफ और सबसे निर्णायक सर्जिकल कार्यों में से एक के रूप में पहचाना। पेट खोलते ही फटा हुआ तिल्ली का मामला सामने आ गया। खून लगातार बह रहा था लेकिन अभी तक कैटास्ट्रोफिक नहीं हुआ था। ठीक वही अवसर की खिड़की, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसे तुरंत कार्रवाई करने के उनके फैसले ने बचा लिया था। उन्होंने चौथे वर्ष के रेजिडेंट डॉक्टर घोष, जिन्होंने पहले कभी उनके साथ सीधे काम नहीं किया था और जिनकी सावधान केंद्रित सटीकता से वह समझ सकती थी कि वे एक अनजान सर्जन के अनजान आदेश के दबाव में सराहनीय रूप से खरे उतर रहे थे, को निर्देश दिया, यहाँ क्लैंप लगाओ। बहुत बढ़िया। अब जब तक मैं स्प्लेनिक पेडिकल को अलग करती हूँ तब तक स्थिर पकड़ बनाए रखो। उन्होंने डॉक्टर खेलकर द्वारा 6 वर्षों में अपने अंदर प्रशिक्षित की गई शांत और व्यवस्थित पूर्णता के साथ काम किया, जिसके ऊपर उनके पूरे पिछले करियर की मसल मेमोरी की परत चढ़ी हुई थी। इस वजह से पल के वास्तविक खतरे के बावजूद इसका वास्तविक तकनीकी निष्पादन उनके लिए लगभग ध्यान लगाने मेडिटेटिव जितना परिचित महसूस हुआ। तिल्ली साफ सुथरी बाहर आ गई, रक्तस्राव नियंत्रित हो गया और रक्तस्राव के स्रोत के निश्चित रूप से ठीक होने पर मरीज का रक्तचाप स्थिरता की ओर अपनी धीमी चढ़ाई फिर से शुरू करने लगा। संकट टलने के बाद और जब वे आगे की किसी अन्य चोट की पुष्टि करने और चीरा बंद करने की अधिक नियमित प्रक्रिया की ओर बढ़ चुके थे, तब डॉक्टर घोष ने कहा, बहुत बढ़िया काम। मैंने कभी किसी को इतनी जल्दी ऐसा फैसला लेते और उसके बारे में इतने सही साबित होते नहीं देखा। आपके स्तर के अधिकांश रेजिडेंट्स कंसल्टेंट का इंतजार करते, भले ही इसका मतलब मौका गंवाना होता। अनन्या ने कहा, अधिकांश रेजिडेंट्स को उस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिली है जैसी मुझे मिली है, जो उनके सावधान और परत दर परत तरीके से पूरी तरह सच था, और उन्होंने बात वहीं छोड़ दी। डॉक्टर खेलकर ने 3 घंटे बाद उन्हें तब ढूंढा जब उनकी अपनी प्रक्रिया आखिरकार समाप्त हो चुकी थी। वे सर्जनों के लाउंज में दिन के केस नोट्स की समीक्षा कर रही थी। उनके चेहरे पर एक थकी हुई, संतुष्ट स्पष्टता थी जो एक ऐसे ट्रॉमा रिस्पॉन्स से मिलती है जो काफी मुश्किलों के बावजूद उतनी अच्छी तरह से पूरा हुआ था जितनी कोई अराजक दोपहर संभवतः हो सकती थी। उन्होंने बिना किसी प्रस्तावना के कहा, मैंने सुना है कि जब मैं अनुपलब्ध था तब आपने अपने अधिकार पर एक बिना देखरेख के स्प्लेनेक्टोमी तिल्ली का ऑपरेशन किया। मैंने किया, सर। अनन्या ने बिना डगमगाए उनकी आंखों में देखा। अपने उस फैसले के लिए न तो नरमी बरतने को तैयार थी और न ही माफी मांगने के लिए, जिसके सही होने पर उन्हें पूरा भरोसा था। मरीज की स्थिति वास्तविक समय में बिगड़ रही थी। आपके उपलब्ध होने के लिए 40 मिनट इंतजार करने का मतलब बहुत संभवतः एक ऐसे मरीज का ऑपरेशन करना होता जिसकी स्थिति काफी खराब होती,
यदि वो उस इंतजार में जीवित बच भी पाता। मैंने यह आकलन किया कि औपचारिक पर्यवेक्षण के दायरे से बाहर काम करने का जोखिम देरी के जोखिम से कम था। डॉक्टर खेलकर ने एक लंबे पल के लिए उनका अध्ययन किया और अनन्या ने पाया कि 6 वर्षों के आपसी भरोसे के बावजूद उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी प्रतिक्रिया किस दिशा में जाएगी। उन्होंने अंत में कहा, मैंने आपको खोजने आने से पहले केस नोट्स की समीक्षा की और डॉक्टर घोष से बात की। सर्जिकल तकनीक उत्कृष्ट थी। उस पल आपके पास मौजूद जानकारी को देखते हुए निर्णय का कॉल सही था। मैं चाहता हूं कि आप कुलकर्णी इस बात को स्पष्ट रूप से समझें, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि आप आज के इस परिणाम से यह मान बैठें कि इस तरह की स्वतंत्र कार्रवाई को अपनी आदत बना लेना चाहिए। मैं समझती हूं, सर। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप इसे पूरी तरह समझती हैं, इसलिए मुझे स्पष्ट होने दीजिए। आप आज सही थीं। आप हमेशा सही नहीं होंगी। अपने करियर में कहीं न कहीं, मुझे उम्मीद है कि शायद ही कभी, मुझे उम्मीद है कि पूरे लंबे करियर में केवल 1 या 2 बार, लेकिन कहीं न कहीं, आप ठीक यही गणना करेंगी, ठीक इसी आत्मविश्वास के साथ, और आप गलत साबित होंगी, और एक मरीज को इसका खामियाजा इस तरह भुगतना पड़ेगा जिसे उचित वरिष्ठ अधिकारी का कुछ और मिनट इंतजार करने से टाला जा सकता था। मुझे चाहिए कि जब भी आप ऐसा निर्णय लें, तो आप उस संभावना को अपने साथ रखें। इस रूप में नहीं कि यह आपको पंगु बना दे, बल्कि इस रूप में कि यह आपको इस बात को लेकर ईमानदार रखे कि इस तरह की स्वतंत्र कार्रवाई को कितना दुर्लभ और कितना गंभीर बनाए रखने की वास्तव में आवश्यकता है। अनन्या ने इसे एक ऐसे व्यक्ति के विशेष वजन के साथ आत्मसात किया, जो वास्तव में उस परिणाम को पहले ही जी चुका था जिसके खिलाफ डॉक्टर खेलकर चेतावनी दे रहे थे। उनके पुराने करियर के कुछ ऐसे मामले जहां उनका अपना आत्मविश्वासी निर्णय अंततः गलत साबित हुआ था, और उस गलती की कीमत वर्षों तक उनके साथ रही थी। उन्होंने फिर से कहा, मैं समझती हूं, सर, और इस बार मैंने इसे साधारण सम्मान के बजाय अनुभव के पूरे वजन के साथ कहा है। मैं आज के परिणाम को इस बात के प्रमाण के रूप में नहीं लेती कि मैं हमेशा सही रहूंगी। मैं इसे इस बात की पुष्टि के रूप में लेती हूं कि ट्रेनिंग बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसी इसे करना चाहिए। निर्णय इतना तेज है कि जब कार्रवाई की वास्तविक आवश्यकता हो तो कदम उठाया जा सके, और अनुशासन इतना पक्का है कि यह समझा जा सके कि आज का दिन एक अपवाद था, न कि वो नियम जिसके इर्द गिर्द मुझे कोई आदत बनानी चाहिए। डॉक्टर खेलकर के भावों में एक वास्तविक गर्माहट सी आ गई। तो मैं आपको अनौपचारिक रूप से, किसी औपचारिक रिकॉर्ड से हटकर बता रहा हूं कि मुझे उस सर्जन पर बेहद गर्व है जो आप बन रही हैं, कुलकर्णी। आधिकारिक तौर पर, मैं इस तरह के स्टाफिंग गैप कमी के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित करने को लेकर समिति के साथ काफी सख्त बातचीत करने जा रहा हूं, क्योंकि परिणाम चाहे जो भी निकला हो, आपको आज का निर्णय अकेले नहीं लेना चाहिए था। वो विफलता विभाग की योजना की है, न कि आपके निर्णय की। धन्यवाद, सर। उन्होंने कहा, घर जाओ, सो जाओ। यदि आज जैसे दिन के बाद तुम ऐसा करने में सक्षम हो, तुमने इसके लिए पूरी मेहनत की है, और कल अपने साथ नए आपातकाल लेकर आएगा, भले ही आज का दिन कितना भी अच्छा क्यों न बीता हो। अनन्या उस शाम अस्पताल से बाहर बॉम्बे की शाम के समय में निकली, जहां रात की बारिश के लिए मानसून के बादल इकट्ठा होने से ठीक पहले एक हल्की सुनहरी धूप फैली हुई थी। उन्होंने गेट पर डॉक्टर राव को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया, जो अस्पताल के कुशल गपशप नेटवर्क के माध्यम से दिन की घटनाओं की कोई न कोई सुगबुगाहट खुद को फोन करने का मौका मिलने से पहले ही सुन चुके थे। उन्होंने उनके साथ कदम मिलाते हुए कहा, मैंने सुना है कि आज आपने अपने दम पर एक पूरी भारी आपदा, मास कैजुअल्टी प्रतिक्रिया का नेतृत्व किया, और एक आपातकालीन स्प्लेनेक्टोमी की जिसने एक आदमी की जान बचाई, जबकि आपके अटेंडेंट किसी अन्य थिएटर में फंसे हुए थे। बातें बहुत तेजी से फैलती हैं। बातें उस अस्पताल की गति से फैलती हैं जो आपको कुछ वास्तव में उल्लेखनीय बनते हुए देख रहा है, अनन्या, और इसके बारे में बात किए बिना नहीं रह सकता। उन्होंने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया, एक सहज, परिचित भाव जो पिछले 1.5 वर्षों में ऐसे जीवन के छोटे, स्थिर सुखों में से एक बन गया था जो अन्यथा अनिश्चितता से घिरा रहता था। मुझे तुम पर गर्व है। मुझे उम्मीद है कि तुम जानती हो, उन रातों में भी जब मैं किसी रेस्तरां में अकेले खड़ा होकर सोच रहा होता हूं कि तुम कहां हो। उन्होंने कहा, मैं जानती हूं, और एक ऐसे दिन के थके हुए, संतुष्ट वजन के साथ उनके बगल में चलते हुए, जिसने उनकी पूरी परीक्षा ली थी और उन्हें उसके योग्य पाया था, उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने उन शब्दों का उच्चारण उस गहरी कृतज्ञता के साथ किया है जो एक ऐसे व्यक्ति की होती है जिसे जीवन के इस दूसरे और असंभव मौके में, हर उचित उम्मीद के विपरीत, न केवल वो करियर मिल गया था बल्कि एक ऐसा साथी भी मिल गया था जो ये समझता था कि उस करियर की असल मान क्या है। अनन्या कुलकर्णी के रूप में अपनी आंखें पहली बार खोलने और उस पूरी तरह से तैयार सर्जन बनने के बीच मूल रूप से 12 साल का समय था। उनमें से 6 बीत चुके थे, 6 अभी बाकी है।
उन्होंने पीछे वार्डों में सुरक्षित आराम कर रहे रेशम पाटिल और उस युवा को याद करते हुए, जिसकी तिल्ली उन्होंने बचाई थी, शाम के नर्म होते प्रकाश में घर की ओर चलते हुए महसूस किया कि उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा है, जितना उन्होंने लंबे समय से किसी चीज पर नहीं किया था, कि बाकी के 6 साल उन्हें क्या और कितना बेहतर बनाएंगे। अध्याय 16। मंत्री का बेटा। अस्पताल के प्रशासनिक कार्यालय में रात को 11 बजे फोन आया। उस बस दुर्घटना के 7 महीने बाद जिसने अनन्या की प्रतिष्ठा को तत्काल सर्जिकल विभाग से आगे भी मजबूत करना शुरू कर दिया था। पुणे मुंबई राजमार्ग पर एक काफिले के वाहन से जुड़ी एक कार दुर्घटना, जिसे सबसे बड़े नजदीकी ट्रॉमा सेंटर की ओर भारी तात्कालिकता के साथ पहुंचाया जा रहा था, जो 20 मिनट के भीतर ही एक सामान्य आपातकालीन सूचना से बढ़कर कुछ अधिक तनावपूर्ण हो गया था। कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर ने डॉक्टर खेलकर और अनन्या दोनों को घर से बुलाते हुए कहा, यह विक्रम देशपांडे है। दोनों को मूल रूप से केवल वरिष्ठ ट्रॉमा स्टाफ की आवश्यकता वाले उच्च प्राथमिकता वाले मामले के रूप में बुलाया गया था। गृह मंत्री देशपांडे के बेटे, कई चोटें, वे कह रहे हैं। एम्बुलेंस रिपोर्ट में संभावित आंतरिक रक्तस्राव, श्रोणि, पेल्विस का फ्रैक्चर। उन्होंने राजमार्ग पर लगभग 10 मिनट के लिए एस्कॉर्ट वाहन से रेडियो संपर्क खो दिया था और किसी को पूरी तरह से यकीन नहीं है कि क्यों। अनन्या ने उस विशिष्ट वजन को विभाग पर बैठते हुए महसूस किया, जो हमेशा राजनीतिक महत्व वाले मामलों के साथ आता है, इसलिए नहीं कि चिकित्सा खुद बदल गई। एक गंभीर रूप से घायल मरीज अपने पिता के मंत्री पद की परवाह किए बिना एक गंभीर रूप से घायल मरीज बना रहा, बल्कि इसलिए कि चिकित्सा से जुड़ी हर चीज बदल गई, तुरंत और पूरी तरह से, उस पल जब किसी मामले को उस प्रकार की दृश्यता, विजिबिलिटी मिल गई जिसका मतलब था कि परिणाम की परवाह किए बिना हर फैसले की छानबीन की जाएगी, संदेह किया जाएगा और संभावित रूप से कल के अखबारों में रिपोर्ट किया जाएगा। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ने व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर इस तरह से तैयारियों की निगरानी की, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि प्रशासन मामले के राजनीतिक आयाम को कितनी गंभीरता से ले रहा है। डॉक्टर खेलकर इसका नेतृत्व करेंगे। पूरी वरिष्ठ टीम, सबसे अच्छा उपलब्ध थिएटर, आज रात संसाधनों पर कोई शॉर्टकट नहीं। डॉक्टर खेलकर ने अपने साथ काम करने के 7 वर्षों के दौरान अनन्या द्वारा पहचाने गए विशेष तेज फोकस के साथ कैजुअल्टी विभाग की ओर पहले ही बढ़ते हुए कहा, समझ गया। कुलकर्णी, तुम असिस्ट कर रही हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ इस पर अपनी आंखें रखो। यदि यह उस तरह से होता है जिस तरह से ये राजमार्ग दुर्घटनाएं कभी कभी होती हैं, तो हम एक से अधिक प्रणालियों के एक साथ विफल होने का प्रबंधन कर रहे हो सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि इस अस्पताल का सबसे अच्छा निर्णय कक्ष में मेरे साथ हो। विक्रम देशपांडे 20 मिनट बाद पहुंचे, और उनके आगमन के अराजक पहले 90 सेकंड में किए गए अनन्या के शुरुआती आकलन ने एम्बुलेंस रिपोर्ट की अस्पष्ट, चिंताजनक भाषा के बारे में उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी। वो बेहोश थे, उनका रक्तचाप गंभीर रूप से कम था, एक कठोर, फूला हुआ पेट महत्वपूर्ण आंतरिक रक्तस्राव का संकेत दे रहा था, और वह विवरण जिसने वास्तविक अलार्म के साथ उनके पेट को कस दिया, एक स्पष्ट रूप से विकृत, अस्थिर श्रोणि, पेल्विस थी, जो यदि फ्रैक्चर पैटर्न उनके आकलन का सुझाव था, तो रक्तस्राव का अपना अलग, संभावित रूप से विनाशकारी जोखिम था, जो किसी भी आंतरिक चोट से पूरी तरह से स्वतंत्र था जिसके कारण पेट फूल गया था। 7 वर्षों में विरासत में मिले जीवन के बजाय पूरी तरह से अपना बन चुके तेज, अभ्यास स्पष्टता के साथ आकलन के माध्यम से काम करते हुए उन्होंने डॉक्टर खेलकर से कहा, रक्तस्राव के 2 स्रोत, संभवतः 3। पेट, लगभग निश्चित रूप से एक ठोस अंग की चोट, तिल्ली या यकृत, स्प्लीन और लिवर, मुझे नहीं पता कि उसे खोले बिना कौन सा है। श्रोणि, विकृति और चोट के तंत्र से, और मैं उस पल एक पूर्ण न्यूरोलॉजिकल आकलन चाहती हूं जब हमने उसे ठीक से जांचने के लिए पर्याप्त स्थिर कर लिया हो, क्योंकि वो 10 मिनट की रेडियो चुप्पी मुझे चिंता में डालती है। उस वाहन में दुर्घटना हमारे तक पहुंचने से पहले कुछ हुआ था जिसे अभी तक किसी ने नहीं समझाया है। डॉक्टर खेलकर ने कहा, सभी मामलों पर सहमति। हम अभी ऑपरेट करते हैं। उस रक्तस्राव के स्रोत को नियंत्रित करने के लिए पहले पेल्विक स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन, फिर पेट में। मैं पेल्विक्स लूंगा। जैसे ही हम पहले चरण से गुजरते हैं, तुम पेट का अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन लो। चलो, इसके बाद होने वाला ऑपरेशन, किसी भी उपाय से, इस पूरे दूसरे जीवन में अनन्या द्वारा भाग लिए गए सबसे अधिक तकनीकी रूप से मांग वाले मामलों में से एक था। रक्तस्राव के 2 समकालिक, प्रतिस्पर्धी स्रोतों के खिलाफ एक वास्तविक दौड़, जिनमें से प्रत्येक को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए सावधानीपूर्वक समन्वित प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जबकि ध्यान कहीं और केंद्रित था। डॉक्टर खेलकर ने 30 साल के अनुभव के विशेष शांत, अभ्यास अधिकार के साथ बाहरी पेल्विक फिक्सेशन पर काम किया,
अस्थिर फ्रैक्चर पैटर्न को संबंधित रक्तस्राव को धीमा करने के लिए पर्याप्त स्थिर किया, जबकि अनन्या पेल्विक रक्तस्राव को पर्याप्त रूप से नियंत्रित करते ही पेट में चली गई। एक फटी हुई तिल्ली और यकृत लिवर के किनारे के साथ एक लेसरेशन की पुष्टि की। दोनों एक पेरिटोनियल गुहा पेरिटोनियल कैविटी में सक्रिय रूप से खून बह रहे थे, जो दोनों चोटों को ठीक से संबोधित किए जाने से पहले ही रक्त की एक खतरनाक मात्रा को जमा कर चुका था। महीनों पहले बस दुर्घटना स्प्लेनेक्टोमी के माध्यम से उसे ले जाने वाली उसी निर्णायक व्यवस्थित गति के साथ काम करते हुए उसने कहा, पहले तिल्ली, फिर मैं आकलन करूंगी कि क्या यकृत लेसरेशन को औपचारिक मरम्मत की आवश्यकता है या प्राथमिक रक्तस्राव स्रोत के चले जाने के बाद पैकिंग और दबाव इसे नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त होगा। मामले की आवश्यकता वाले रक्त आधान ट्रांसफ्यूजन की सरासर मात्रा द्वारा पतले खींचे गए ब्लड बैंक ने अगले 3 घंटों के दौरान थिएटर में यूनिट पर यूनिट ऊपर भेजी। एनेस्थेटिस्ट ने उस विशेष गंभीर केंद्रित तात्कालिकता के साथ अद्यतन आंकड़ों को बाहर बुलाया जो अनन्या ने अपने किसी भी जीवन में भाग लिए गए हर वास्तव में खतरनाक ट्रॉमा मामले के साथ किया था। उन्होंने अंततः 2 के करीब सुबह में उसे स्थिर कर दिया। तिल्ली को हटा दिया गया। यकृत लेसरेशन को अधिक व्यापक मरम्मत के बजाय सावधानीपूर्वक पैकिंग के साथ नियंत्रित किया गया, जिसे अनन्या ने सही ढंग से जज किया। चोट की वास्तविक गंभीरता से अधिक समय और रक्त की लागत होती। पेल्विक फिक्सेशन उस स्रोत से आगे के विनाशकारी रक्तस्राव को रोकने के लिए पर्याप्त स्थिर था। अंतिम समापन शुरू होने पर टेबल से पीछे हटते हुए डॉक्टर खेलकर ने कहा, एक बार जब वो लंबी प्रक्रिया को सहन करने के लिए पर्याप्त स्थिर हो जाए, तो उसे एक औपचारिक पेल्विक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी। लेकिन वो जीवित है और उस ऑपरेशन में 20 मिनट की भविष्यवाणी की तुलना में काफी अधिक स्थिर है। न्यूरोलॉजिकल आकलन, जो विक्रम देशपांडे के इसे अनुमति देने के लिए पर्याप्त स्थिर होने के बाद आयोजित किया गया था, ने उस विवरण का खुलासा किया जो आने वाले दिनों में मामले को एक सीधे ट्रॉमा सफलता की कहानी से कुछ अधिक जटिल में बदल देगा। उन्हें एक हल्का दर्दनाक मस्तिष्क आघात ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुआ था। एस्कॉर्ट वाहन द्वारा रिपोर्ट की गई रेडियो चुप्पी के पूरे 10 मिनट को समझाने के लिए पर्याप्त गंभीर नहीं था, लेकिन आपातकालीन टीम ने नियमित प्रोटोकॉल के रूप में जो टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन चलाई थी, उसके साथ एक ऐसी तस्वीर उभरने लगी जिसे अस्पताल प्रशासन में कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड में प्रलेखित किए जाने के लिए विशेष रूप से उत्सुक नहीं दिख रहा था। एक 26 साल के आदमी के खून में कानूनी सीमा से अच्छी तरह ऊपर शराब, जो एक सरकारी एस्कॉर्ट वाहन के साथ विवेकपूर्ण दूरी पर पीछे चल रहा था, एक सार्वजनिक राजमार्ग पर तेज गति से गाड़ी चला रहा था। प्रिया ने अस्पताल के कैफेटेरिया में एक दुर्लभ साझा लंच ब्रेक लेते हुए अनन्या से कहा, मंत्री कार्यालय ने आज सुबह सीधे चिकित्सा अधीक्षक को फोन किया। वे पूछ रहे हैं, जाहिरा तौर पर बहुत विनम्रतापूर्वक लेकिन बहुत जोर देकर, क्या टॉक्सिकोलॉजी के परिणामों को वास्तव में आधिकारिक मेडिकल रिकॉर्ड में दिखाई देने की आवश्यकता है, ये देखते हुए कि उनके पास उद्धरण मरीज की चोटों के उचित प्रबंधन पर कोई असर नहीं है। अनन्या ने अपनी छाती में उस पुरानी जानी पहचानी जकड़न को महसूस किया जो तब आती है जब चिकित्सा इस तरह से सत्ता से टकराती है जो परोक्ष रूप से उससे दोनों के बीच चुनाव करने के लिए कहती है। उन्होंने कहा, उनकी चल रही चिकित्सा पर उनका हर असर है। आघात मस्तिष्क की चोट वाले मरीज में शराब की वापसी, अल्कोहल विड्रॉल, एक वास्तविक नैदानिक चिंता है जिसे सक्रिय रूप से निगरानी करने की आवश्यकता है, न कि राजनीतिक रूप से असुविधाजनक होने के कारण चुपचाप उसके चार्ट से बाहर रखा जाना चाहिए। प्रिया ने कहा, मैं जानती हूँ। मैं आपको यह इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि आप दबाव के आगे झुक जाएंगी, अनन्या। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि आपको ये जानना चाहिए कि यह सीधे आपकी डेस्क पर उतरने से पहले आ रहा है। डॉक्टर खेलकर की इसके बारे में अधीक्षक के साथ पहले ही एक बातचीत हो चुकी है। मैं ठीक से नहीं जानती कि क्या कहा गया था, लेकिन वह उस बैठक से एक ऐसे व्यक्ति की तरह बाहर आए जिसने अपना आपा न खोने के लिए काफी प्रयास किया हो। डॉक्टर खेलकर ने उस शाम रेजिडेंस क्वार्टर में उन्हें एक ऐसे भाव के साथ पाया जिसने प्रिया द्वारा सुझाई गई हर बात और काफी अधिक की पुष्टि की। उन्होंने बिना किसी प्रस्तावना के कहा, अधीक्षक चाहता है कि टॉक्सिकोलॉजी के परिणाम औपचारिक डिस्चार्ज सारांश से बाहर रखे जाएं। वो इसे मरीज की गोपनीयता के मामले के रूप में तैयार कर रहा है, जो कि सबसे कड़े तकनीकी अर्थों में पूरी तरह से योग्यता के बिना नहीं है। मरीज वास्तव में अमूर्त में पदार्थ के उपयोग के आसपास कुछ गोपनीयता के अधिकार रखते हैं। उनका वास्तव में क्या मतलब है, और जो मैंने उन्हें सीधे तौर पर बताया वो ये है कि गृह मंत्री के कार्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इसे राजनीतिक रूप से हानिकारक मानते हैं और बहुत अधिक पसंद करेंगे कि यह किसी भी ऐसे रिकॉर्ड से गायब हो जाए जिस तक एक पत्रकार अंततः पहुंच सके। सर, आपने उनसे क्या कहा? डॉक्टर खेलकर ने कहा,
मैंने उनसे कहा कि नैदानिक रिकॉर्ड पूरी तरह से मरीज की प्रस्तुति और चल रही प्रबंधन आवश्यकताओं को सटीक रूप से दर्शाएगा, क्योंकि एक डॉक्टर जो राजनीतिक दबाव को समायोजित करने के लिए एक मेडिकल रिकॉर्ड को विकृत करता है, वो अब चिकित्सा का अभ्यास नहीं कर रहा है, वो कुछ अधिक खतरनाक अभ्यास कर रहा है, और मेरा अपने विभाग या मेरे स्टाफ को इसका हिस्सा बनने की अनुमति देने का कोई इरादा नहीं है। मैंने उनसे कहा कि यदि अस्पताल प्रशासन उचित कानूनी चैनलों के माध्यम से कुछ अलग गोपनीयता व्यवस्था आगे बढ़ाना चाहता है, तो यह वकीलों के लिए एक बातचीत है, न कि उन सर्जनों के लिए जिन्होंने वास्तव में मरीज का इलाज किया है। अनन्या ने उनके उत्तर पर अपने सीने में कुछ जमते हुए महसूस किया, एक ऐसे मेंटर को देखने पर परिचित, कठिन से कठिन राहत जिसे वह आसान, अधिक राजनीतिक रूप से आरामदायक रास्ते पर अखंडता को चुनते हुए सम्मानित करती थी। बिल्कुल वही चुनाव जो उसने खुद किया होता और अपने पुराने जीवन में एक से अधिक बार सहकर्मियों को दबाव पर्याप्त रूप से तीव्र होने पर असफल होते देखा था। सर, अब क्या होता है, डॉक्टर? खेलकर ने स्वीकार किया, मैं ईमानदारी से नहीं जानता। मंत्री का कार्यालय दबाव बढ़ा सकता है। वे चुपचाप ये तय कर सकते हैं कि यह लड़ाई के लायक नहीं है और मामले को छोड़ सकते हैं। दोनों तरह से, मैं चाहता हूं कि आप कुलकर्णी इस बात को स्पष्ट रूप से समझें, क्योंकि मुझे संदेह है कि आपके करियर में यह आखिरी बार नहीं होगा जब आप जिस कमरे में खड़ी हैं, उसमें चिकित्सा और सत्ता टकराएंगी। उन्होंने सीधे उसकी आंखों में देखा। आप किसी दिन, संभवतः जितनी जल्दी आप चाहें, उससे कहीं अधिक जल्दी, ठीक इसी दबाव का खुद सामना करेगी। एक शक्तिशाली परिवार, एक राजनीतिक रूप से असुविधाजनक निदान, एक निहित या स्पष्ट सुझाव की किसी की प्रतिष्ठा को समायोजित करने के लिए आपके पेशेवर निर्णय को झुकना चाहिए, न कि उनके वास्तविक चिकित्सीय वास्तविकता को। मैं चाहता हूं कि आप इस पल को याद रखें, और याद रखें कि सही उत्तर हमेशा वही होता है, हालांकि विकल्प अस्थायी रूप से कितना भी आसान क्यों न प्रतीत हो। अनन्या ने कहा, मैं समझती हूं, सर, और रेजिडेंस क्वार्टर के सन्नाटे में उनकी स्थिर दृष्टि से मिलते हुए उसने पाया कि उसने इसे उस वादे के पूरे वजन के साथ कहा था जिसे वो उस करियर के हर शेष वर्ष के माध्यम से पूरा करने का इरादा रखती थी, जिसे वो अभी भी धैर्यपूर्वक जानबूझकर बना रही थी। विक्रम देशपांडे आने वाले हफ्तों में पूरी तरह से ठीक हो गए। उनके टॉक्सिकोलॉजी के परिणाम उनके पिता के कार्यालय से निरंतर शांत दबाव के बावजूद उनके मेडिकल चार्ट में सटीक रूप से, अटूट रूप से प्रलेखित रहे, और कहानी कभी भी अखबारों तक नहीं पहुंची, इसलिए नहीं कि किसी ने इसे सफलतापूर्वक दबा दिया था, अनन्या को संदेह था, बल्कि इसलिए कि मंत्री कार्यालय ने अंततः बस ये गणना की थी कि आगे के दबाव से मामले पर चुपचाप फीका पड़ने देने की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित करने का जोखिम था। जो बात 3 सप्ताह बाद अखबारों में पहुंची, वो एक काफी अधिक स्वागत योग्य विकास में थी, एक संक्षिप्त मेडिकल जर्नल प्रोफाइल, जिसे अनन्या ने बाद में सर्जिकल कमेटी के डॉक्टर मिस्त्री से सीखा, जो जाहिर तौर पर महीनों पहले उनकी समिति के प्रदर्शन और तब से देशपांडे मामले को संभालने दोनों से काफी प्रभावित थे। बॉम्बे के प्रमुख सार्वजनिक अस्पतालों में से एक में एक उभरते हुए युवा ट्रॉमा सर्जन का वर्णन करते हुए, जिसकी तकनीकी कौशल और दबाव के तहत शांत कमान थी, कई वरिष्ठ सहकर्मियों के आकलन में उसे राज्य की सार्वजनिक चिकित्सा प्रणाली द्वारा एक पीढ़ी में उत्पादित सबसे आशाजनक सर्जिकल प्रतिभाओं में से एक के रूप में चिन्हित किया गया था। अनन्या ने गर्व और बेचैनी के एक जटिल मिश्रण के साथ प्रोफाइल को पढ़ा। 7 साल के अथक, सावधानीपूर्वक काम को अंततः प्रिंट में देखने पर गर्व, एक ऐसे करियर और दशक में इस तरह की दृश्यता द्वारा अनिवार्य रूप से आमंत्रित दृश्यता पर बेचैनी, जहां दृश्यता उसने देशपांडे मामले के पार सीखा था, यदि कुछ और नहीं तो अपने पुरस्कारों के साथ अपने स्वयं के विचारणीय जोखिमों को भी साथ रखती है। उसने रेजिडेंस क्वार्टर के सन्नाटे में लेख को दूसरी बार पढ़ते हुए उस 12 साल की समय सीमा के बारे में सोचा जो उसने 7 साल आगे खुद के लिए निर्धारित की थी। डेक्कन जिमखाना में अपने बेडरूम के फर्श पर पालथी मारकर बैठी थी, जिसमें एक पूरी तरह से अलग जीवन के मूल्य की यादें एक 15 साल की लड़की की समझ में असहज रूप से बस रही थी कि वह क्या बनने का इरादा रखती है। 7 साल बीत चुके हैं, 5 अभी बाकी है, और इस दूसरे असंभव जीवन के शुरू होने के बाद से पहली बार उसके अपने अस्पताल की दीवारों के बाहर की चौड़ी दुनिया ने आखिरकार सार्वजनिक रूप से ये देखना शुरू कर दिया था कि उन 7 वर्षों ने वास्तव में क्या बनाया था। अध्याय 17, डैमेज कंट्रोल। यह विचार अनन्या के मन के किसी कोने में चुपचाप कई सालों से बैठा था और औपचारिक रूप से इसे सामने लाने के लिए बस सही मामले के आने का इंतजार कर रहा था। ये चिकित्सा का एक ऐसा तरीका था जिसे उसके पुराने जीवन में डैमेज कंट्रोल सर्जरी कहा जाता था। अपने पुराने करियर के चिकित्सा इतिहास की पक्की यादों के आधार पर वह जानती थी कि यह अवधारणा पश्चिमी सर्जिकल साहित्य में अभी औपचारिक रूप से आने में कई साल और लगाने वाली थी। हालांकि इस बात का अंतर्निहित लॉजिक, तर्क,
दुनिया भर के उन ट्रॉमा सर्जनों के बीच टुकड़ों में पहले ही जन्म लेने लगा था, जिन्हें उन विनाशकारी और बहुप्रणाली मल्टी सिस्टम चोटों का सामना करना पड़ता था, जिन्हें पारंपरिक सर्जिकल शिक्षा एक ही लंबे ऑपरेशन में पूरी तरह और निश्चित रूप से ठीक करने पर जोर देती थी। पारंपरिक तरीका, वो तरीका जिसका पालन करने के लिए उसके विभाग के हर सर्जन को प्रशिक्षित किया गया था, यह मानता था कि कई आंतरिक चोटों वाले मरीज को एक बार ऑपरेशन थिएटर में ले जाना चाहिए और तब तक वहीं रखना चाहिए जब तक कि हर एक चोट पूरी तरह और हमेशा के लिए ठीक न हो जाए। ये दर्शन कागजों पर बहुत सहज लगता था, लेकिन अनन्या के पुराने जीवन के संचित चिकित्सा ज्ञान ने उसे सिखाया था कि सबसे गंभीर रूप से घायल मरीजों में इसकी एक छिपी हुई और विनाशकारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब कोई शरीर गंभीर सदमे शॉक में हो, उसका लगातार खून बह रहा हो और 6, 8 या 10 घंटे तक चलने वाले लंबे ऑपरेशन के दौरान वह लगातार अधिक एसिडोटिक और हाइपोथर्मिक होता जा रहा हो, तो वह अक्सर चोटों की वजह से नहीं बल्कि उस शारीरिक पतन की वजह से दम तोड़ देता था जिसे मैराथन जैसे लंबे ऑपरेशन ने अनजाने में और तेज कर दिया था। इसका दूसरा विकल्प सिर्फ उतनी देर के लिए ऑपरेशन करना जितने में तुरंत जानलेवा रक्तस्राव और संक्रमण कंटामिनेशन को नियंत्रित किया जा सके, घावों को पैक करना, पेट को अस्थायी रूप से बंद करना और मरीज को गहन चिकित्सा कक्ष ICU में ले जाकर उसे गर्म करना, रिससिटेट करना और स्थिर करना, और फिर घंटों या एक दिन बाद दूसरे अधिक सावधानीपूर्वक किए जाने वाले निश्चित ऑपरेशन के लिए वापस लौटना था। ये तरीका इस दशक की सर्जिकल ट्रेनिंग द्वारा उचित माने जाने वाले हर नियम के बिल्कुल उलट था। पारंपरिक तरीके से प्रशिक्षित लोगों की नजरों में यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई आधे रास्ते में ही काम छोड़कर भाग रहा हो। अनन्या ने अपने पुराने जीवन में इसे काम करते हुए देखा था, बिल्कुल वैसे ही मामले पर जो उसके अस्पताल में उसकी प्रैक्टिस के 8वें वर्ष में एक उमस भरी मंगलवार की शाम को आया था। संजय घोरपड़े नाम का एक युवा व्यक्ति, जिसे एक सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल लाया गया था। उसकी श्रोणि पेल्विस टूटी हुई थी, यकृत लिवर में चोट थी और आंतों में क्षति थी। ट्रॉमा बे में पहुंचने पर ही वो बहुत गहरे सदमे में था और हाइपोथर्मिया, शरीर का तापमान बहुत कम होना, के शुरुआती खतरनाक लक्षणों के साथ कांपना शुरू कर चुका था। अपनी टीम को संबोधित करते हुए अनन्या ने एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ कहा, जिसके बारे में वह बोलते समय भी जानती थी कि यह विभाग की 7 साल से चली आ रही स्थापित प्रथा से सीधे टकराने वाला है। हम पेट खोलेंगे, रक्तस्राव को नियंत्रित करेंगे और 1 घंटे के भीतर उसे वापस ICU में पहुंचा देंगे। मैं आज रात इनमें से किसी भी चोट की कोई निश्चित डेफिनेटिव मरम्मत करने का प्रयास नहीं कर रही हूं। लिवर को पैक करो, बिना फॉर्मल एनेस्टोमोसिस के आंत की चोट को स्टेपल कर दो, पेविस पर एक्सटर्नल फिक्सेशन लगाओ और बंद कर दो। हम 36 घंटे बाद काम पूरा करेंगे, एक बार जब उसका शरीर सदमे से उबरने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हो जाए। उस शाम ड्यूटी पर मौजूद वरिष्ठ कंसल्टेंट डॉक्टर अयंगर, जो बस दुर्घटना के बाद से उस माइग्रेन से पूरी तरह उबर चुके थे जिसने अनन्या को पहली बार स्वतंत्र कमान सौंपी थी, और सर्जिकल दर्शन के मामले में डॉक्टर खेलकर की तुलना में काफी रूढ़िवादी थे, उन्होंने खुली और बिना छिपाई गई अविश्वास की नजरों से उसे देखा। उन्होंने कहा, तुम उसे बिना ठीक की गई आंत की चोट और लिवर के साथ वापस सीना चाहती हो, जिसमें खून बहने का जोखिम अभी भी बना हुआ है, और बस यह उम्मीद करती हो कि एक दिन में उसका शरीर इतना सुधर जाएगा कि वह दूसरे बड़े ऑपरेशन को झेल सके, जिस तक इस तरह गंभीर रूप से घायल अधिकांश मरीज कभी पहुंच ही नहीं पाते। कुलकर्णी, अपने 20 साल के अभ्यास में मैंने कभी कोई ऐसा सर्जिकल प्लान नहीं सुना जो असली रणनीति से ज्यादा भाग खड़े होने जैसा लगता हो। एक पूरे कमरे के संदेह का बोझ अपने ऊपर महसूस करते हुए भी अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए अनन्या ने कहा, सम्मान के साथ, सर, ये हार मानने का बिल्कुल उल्टा है। इतने सदमे में, इतने ठंडे और इतने एसिडोटिक मरीज पर 6 घंटे की निश्चित मरम्मत करने में इस बात का बहुत अधिक जोखिम रहता है कि वह ऑपरेशन के शारीरिक तनाव की वजह से ही टेबल पर दम तोड़ दे, भले ही तकनीकी रूप से वह मरम्मत कितनी भी वन में सही क्यों ना हो। मैं प्रस्ताव रख रही हूं कि आज रात हम सदमे को प्राथमिक आपातकाल मानकर उसका इलाज करें और शारीरिक चोटों को दूसरे दर्जे की आपातकाल मानकर तब ठीक करें जब उसका शरीर वास्तव में उस ऑपरेशन को झेलने लायक हो जाए जो उन्हें ठीक करने के लिए जरूरी है। ये स्थापित प्रैक्टिस कहीं नहीं है, कुलकर्णी, जहां मैंने ट्रेनिंग ली हो या जिसके बारे में पढ़ा हो। अनन्या ने कहा, मेरा मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये दुनिया भर के ट्रॉमा सेंटर्स में ऐसा ही बन जाएगा। मेरा मानना है कि सर्जिकल साहित्य बिल्कुल इसी समझ की ओर बढ़ रहा है, भले ही यह अभी पूरी तरह से वहां न पहुंचा हो। मैं आज रात इस मरीज के लिए उस समझ को लागू करने का मौका मांग रही हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इससे उसे इस अस्पताल से जिंदा बाहर निकलने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा।
कमरे में एक लंबा, तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। उस फैसले का वजन वहां मौजूद हर व्यक्ति पर साफ दिखाई दे रहा था। एक ऐसा फैसला जो अनन्या के गलत साबित होने पर किसी भी समीक्षा बोर्ड को ऐसा लगता मानो एक अनुभवहीन सर्जन ने सिर्फ अपने ही भरोसे के दम पर किसी गंभीर ऑपरेशन के बीच में ही मरीज की देखभाल अधूरी छोड़ दी हो। डॉक्टर अयंगर ने अंत में पूछा, आज रात डॉक्टर खेलकर कहाँ है? सर, दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं। कल सुबह तक उनसे संपर्क नहीं हो सकता। डॉक्टर अयंगर ने इस पर काफी देर तक विचार किया। यह एक वरिष्ठ सर्जन का वो विशेष हिसाब किताब था जिसमें वह अपने खुद के गहरे संदेह को इस बात से तोल रहे थे कि उन्होंने पिछले 7 साल में इस खास जूनियर सहकर्मी के फैसलों को बार बार उम्मीद से कहीं ज्यादा सटीक साबित होते देखा था। अंत में उन्होंने कहा, मैं इस तरीके से सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले रिकॉर्ड में ये बात स्पष्ट रूप से दर्ज हो। लेकिन कुलकर्णी, मैंने आपको 7 साल तक काम करते देखा है और मैंने एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि जब दांव वाकई इतने ऊंचे हों तब आपका क्लिनिकल इंस्टिंक्ट, नैदानिक सहज ज्ञान किसी मरीज को धोखा दे। मैं व्यक्तिगत रूप से उस तरह से यह प्रक्रिया नहीं करूंगा जैसा आप डिस्क्राइब कर रही हैं, क्योंकि मेरा इस पर इतना भरोसा नहीं है कि मैं इसे उस आत्मविश्वास के साथ कर सकूं जिसकी इसके लिए जरूरत है। लेकिन मैं आपको ऐसा करने से रोकूंगा नहीं, और मैं इस थिएटर में ये देखने के लिए रुकूंगा कि सब ठीक रहे, और अगर आपको दूसरे जोड़े हाथों की जरूरत पड़ी तो मैं मदद करूंगा, क्योंकि इस प्लान के बारे में मैं कुछ भी सोचूं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि आप इसे लापरवाही में सुझा रही हूं। वो छोटा ऑपरेशन 41 मिनट में पूरा हो गया, जो कि एक पूर्ण निश्चित मरम्मत के लिए आवश्यक 6 से 8 घंटे का एक छोटा सा हिस्सा था। रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए लिवर को फॉर्मल रूप से ठीक करने के बजाय पैक किया गया। आंत के घायल हिस्से को पुनर्निर्माण के बजाय दोनों सिरों से स्टेपल करके बंद किया गया, और टूटी हुई पेविस को अधिक व्यापक आंतरिक मरम्मत के बजाय एक्सटर्नल फिक्सेशन से स्थिर किया गया। ट्रॉमा बे में पहली बार पहुंचने के 70 मिनट के भीतर संजय घोरपड़े गर्म कंबल के नीचे आक्रामक फ्लूइड रिसुसिटेशन, तरल पुनर्जीवन के साथ आईसीयू में वापस आ चुके थे। अगले 30 घंटे अनन्या के लिए अपने इस दूसरे जीवन के सबसे अधिक तनावपूर्ण घंटों में से एक थे। वो आईसीयू के मॉनिटर्स पर ऐसे लगातार नजर रख रही थी जो जुनूनी हद तक पहुंच चुकी थी। गंभीर देखभाल के तहत उनके तापमान, एसिड बेस की स्थिति और क्लॉटिंग फंक्शन में धीरे धीरे और लगातार हो रहे सुधार को वो ट्रैक कर रही थी। वो पूरी तरह से समझती थी कि यदि उनके पुराने जीवन के चिकित्सा ज्ञान के दावे के विपरीत मरीज का शरीर नहीं संभलता, तो इसका पूरा दोष अकेले उनके पेशेवर निर्णय पर ही आता, जिसे इस दशक के सर्जिकल समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पूर्व मिसाल का समर्थन प्राप्त नहीं था। अब शाम तक, पहले ऑपरेशन के 34 घंटे बाद, संजय घोरपड़े का तापमान सामान्य हो चुका था, उनका ब्लड केमिस्ट्री सुधर चुका था, और उनका क्लॉटिंग फंक्शन इतना सुधर गया था कि अनन्या उन्हें निश्चित मरम्मत, डेफिनेटिव रिपेयर के लिए वापस ऑपरेशन थिएटर में ले जा सके। ये पिछली रात के उस डिसेस्परेट और सदमे में डूबे मरीज की तुलना में एक काफी शांत और नियंत्रित ऑपरेशन था। उनके लिवर की चोट को ठीक से ठीक किया गया, आंत का फॉर्मल पुनर्निर्माण किया गया, और पेल्विक फ्रैक्चर को उस आंतरिक फिक्सेशन के साथ ठीक किया गया जिसकी चोट को वास्तव में जरूरत थी। वे 6 सप्ताह बाद अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकले। डॉक्टर अयंगर ने खुद बाद में शुरुआती खुले संदेह से काफी अलग और सकारात्मक लहजे में इस मामले की समीक्षा करते हुए कहा था, अपने पूरे करियर में मैंने इतनी गंभीर चोट के पैटर्न से इससे बेहतर परिणाम कभी नहीं देखा। दिल्ली से लौटने पर जब डॉक्टर खेलकर को समीक्षा के लिए केस नोट्स मिले, तो उन्होंने अनन्या को अपने कार्यालय में बुलाया और उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे वो तुरंत पढ़ नहीं पाई। अपनी डेस्क के सामने वाली कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने कहा, मैंने पूरी केस रिकॉर्ड पढ़ ली है, और उस रात की निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में मैंने डॉक्टर अयंगर से विस्तार से बात की है। कुलकर्णी, मैं ये स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं ये तय करूँ कि आपने जो किया उसके बारे में मुझे कैसा महसूस करना चाहिए। ये तरीका असल में आया कहाँ से? यह वो चीज नहीं है जो मैंने आपको सिखाई हो। जहां तक मैं जानता हूं, यह ऐसी किसी जगह पर प्रकाशित भी नहीं है जिस तक हम दोनों में से किसी की पहुंच रही हो। अनन्या को इस खास पल का वही परिचित और सतर्क वजन महसूस हुआ, उस बात के बीच का टकराव जिसे वो असल में जानती थी और जिसे इस दशक का मेडिकल साहित्य प्लॉजिबली समझा सकता था, वो पूरी गंभीरता के साथ उनके सामने आ गया। ये बात साफ थी कि आज वो जो जवाब देंगी, उससे न केवल ये बातचीत तय होगी बल्कि उस प्रतिष्ठा के पूरे सफर की दिशा तय होगी जिसे बनाने में उन्होंने 8 साल बिताए थे। उन्होंने बहुत सावधानी से अपने शब्दों का चुनाव करते हुए कहा, सर, मैंने ट्रॉमा फिजियोलॉजी, आघात शरीर विज्ञान के बारे में बहुत सावधानी से लंबे समय तक सोचा है।
मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि सबसे गंभीर रूप से घायल मरीजों में असली दुश्मन कोई खास शारीरिक क्षति नहीं होती, बल्कि वो सदमा, शॉक, एसिडोसिस, हाइपोथर्मिया और वो पूरा शारीरिक पतन होता है जिसे लंबा ऑपरेशन रोकने के बजाय और तेज कर देता है। मैं बस ऐसे मामले और ऐसे हालात का इंतजार कर रही थी जो इतने गंभीर और विवश करने वाले हों कि इस बात का परीक्षण किया जा सके कि एनाटॉमी के बजाय सदमे को प्राथमिकता देने से पारंपरिक तरीके से बेहतर परिणाम मिलते हैं या नहीं। डॉक्टर खेलकर ने अपनी पैनी नजरों से उन्हें देखते हुए कहा, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्वतंत्र विचारों के जरिए अपने दम पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो, ये शारीरिक तर्कों का एक उल्लेखनीय रूप से परिष्कृत टुकड़ा है। उनके लहजे में ऐसी तीव्रता थी जो उन्होंने वर्षों से उनमें नहीं देखी थी। ये पूरी तरह से शक नहीं था, बल्कि उससे मिलता जुलता कुछ था। यह एक ऐसे व्यक्ति का पैना ध्यान था जिसने ये पहचानने में 30 साल बिताए थे कि कब कोई बात पूरी तरह से मेल नहीं खाती। अनन्या ने बिना डगमगाए उनकी आंखों में देखते हुए कहा, सर, मुझे सोचने के लिए बहुत लंबा समय मिला है। ऑन कॉल की कई लंबी रातों के दौरान ऐसे मरीजों को देखते हुए जो पारंपरिक तरीके का पालन करने के बाद भी सिर्फ ऑपरेशन के तनाव की वजह से दम तोड़ देते थे। कभी कभी उस स्थिति में डॉक्टर के पास बस यही विकल्प होता है कि वो इस बारे में बहुत गहराई से सोचे कि ऐसा क्यों है, और तब तक सोचता रहे जब तक कि कोई ऐसा जवाब सामने न आ जाए जो हकीकत में तथ्यों पर पूरी तरह फिट बैठता हो। डॉक्टर खेलकर ने एक लंबे पल तक उनकी आंखों में देखा। उस सन्नाटे में अनन्या समझ गई कि वो कोई चुनाव कर रहे थे। जरूरी नहीं कि वे इस स्पष्टीकरण पर पूरी तरह विश्वास कर रहे हों, बल्कि वे इसे स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि 8 साल से उनके फैसलों को बार बार और लगातार सही साबित होते देखना, जबकि परिस्थितियों के हिसाब से उनसे और अधिक गलतियों की उम्मीद की जानी चाहिए थी, ने भरोसे की एक ऐसी नींव खड़ी कर दी थी जो इसके सटीक स्रोतों के बारे में उनकी बची हुई जिज्ञासा से कहीं अधिक ठोस थी। अंत में उन्होंने कहा, मैं इस मामले को औपचारिक रूप से एक राष्ट्रीय सर्जिकल जर्नल में सबमिशन के लिए लिखने का इरादा रखता हूं, जिसमें लीड ऑथर के रूप में आपका नाम होगा। कुलकर्णी, मेरा मानना है कि आपने यहां जो दिखाया है वो इस बात में एक नई मिसाल पेश कर सकता है कि सबसे गंभीर रूप से ट्रॉमा के शिकार मरीजों का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए। अगर मैं इस बारे में सही हूं, तो यह आखिरी बार नहीं होगा जब व्यापक सर्जिकल समुदाय आपसे ठीक वही सवाल पूछेगा जो मैंने अभी अभी पूछा है। मैं चाहता हूं कि आपके पास ऐसा जवाब तैयार हो जो उन लोगों को संतुष्ट कर सके, जो 8 साल बाद भी बिना पूरी व्याख्या के सिर्फ आपके फैसले पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय सवाल पूछने से हिचकिचाते नहीं हैं। अनन्या ने कहा, सर, मैं जवाब तैयार रखूंगी। और उस दोपहर जब वो अपने 8 साल के पेशेवर सहयोग के सबसे महत्वपूर्ण फल को देखने वाली एक साझेदारी के साथ उनके कार्यालय से बाहर निकली, तो उन्होंने महसूस किया कि एक अकाट्य प्रतिष्ठा बनाने का उनका सावधानीपूर्वक और सोच समझकर किया गया काम, एक बचाया गया जीवन, एक सही निर्णय और विश्वास का हर एक कठिन टुकड़ा आखिरकार किसी ऐसी चीज में बदलने लगा था जो इस पूरे दूसरे जीवन में पहली बार एक वास्तविक विरासत की शुरुआत जैसी लग रही थी। उनकी मूल गिनती के मुताबिक अभी 4 साल बाकी थे, और पहली बार उन्हें इस बात पर गहरी उत्सुकता हुई कि आने वाले वे 4 साल ये दिखाने में क्या कुछ उजागर करेंगे कि जीवन का ये दूसरा और असंभव मौका वास्तव में उन्हें कितनी दूर तक ले जाने का इरादा रखता है। अगर ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो आरके स्टोरी ऑफ ड्रीम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन यानी बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें।